नमस्कार, मैं दिव्या। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। वैसे तो हम सब हर साल 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में वित्तीय वर्ष का कार्यकाल 1 साल का होता है और यह वित्तीय वर्ष हर साल 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म होता है। आने वाले कुछ ही दिनों में मार्च का यह महीना खत्म होगा और नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होगी। लेकिन वित्तीय वर्ष के खत्म होने से पहले हर लोगों के लिए यह जरूरी है कि वे कुछ वित्तीय कार्यों का निपटारा कर लें। यदि आप अपने बचे वित्तीय कार्यों का निपटारा नहीं करते हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि वे कौन कौन से जरूरी काम है जो आने वाले 31 मार्च से पहले आपको निपटा लेने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले अपने इस चर्चा में हम जानते हैं एडवांस टैक्स भरने के बारे में। 15%, 30%, 30% और 25% के हिसाब से साल की हर तिमाही में इन 4 किस्तों में से एडवांस टैक्स को जमा किया जाता है। बता दें कि इस एडवांस टैक्स को 15 मार्च तक जमा करना होता है। यदि किसी कारणवश आपने 15 मार्च तक यह टैक्स जमा नहीं किया है तो किसी भी हाल में आप इस टैक्स को 31 मार्च से पहले जमा करना ना भूलें। यदि आप टैक्स जमा नहीं करते हैं तो जो भी बकाया रकम है उससे ज्यादा का इंटरेस्ट आपको देना पड़ सकता है। मालूम हो कि यह किसी बिजनेसमैन या प्रोफेशनल लोगों के लिए होता है। यदि सैलरी पाने वालों को इंटरेस्ट, रेंट यानी किराया, कैपिटल गेन्स या फिर डिविडेंड से भी किसी प्रकार की आमदनी होती है तो फिर उन्हें भी एडवांस टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। साथ ही साथ उन लोगों को हर तिमाही टैक्स को जमा करना पड़ता है जो लोग खुद का काम करते हैं। ऐसे लोगों को टैक्स का भुगतान अपनी सालाना आमदनी का अनुमान लगाकर एडवांस टैक्स देना पड़ता है। लेकिन वैसे स्थिति में टैक्स जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती जब इस आमदनी से कुल टैक्स 10,000 रुपए से भी कम बन रहा हो। साथ ही साथ वैसे लोग जो पेंशन उठाते हैं उन्हें भी यह टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। आइए अब हम बात करते हैं सुकन्या समृद्धि और पीपीएफ एनपीएस योजना के बारे में। यदि इन्वेस्ट करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ या फिर नेशनल पेंशन सिस्टम जैसी योजनाओं के अकाउंट्स आपने खोल रखे हैं तो अपने इन अकाउंट में आप मिनिमम बैलेंस को जरूर रखें। यदि आप अपने इन योजनाओं वाले अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं तो आपके अकाउंट बंद हो जाएंगे। यदि आप इन बंद अकाउंट को खुलवाने जाएंगे तो आपका समय तो बर्बाद होगा ही, साथ ही साथ आपको फाइन भी भरना पड़ेगा। इसलिए वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले आप अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस जरूर रखें। बता दें कि मिनिमम कंट्रीब्यूशन पीपीएफ के लिए 500 रुपए है। इस पर इंटरेस्ट रेट का ऐलान सरकार हर 3 महीने पर करती है। इसलिए यदि आपने अपने अकाउंट में इन योजनाओं के तहत खोल दिए हैं और 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट आप नहीं करते हैं तो यह डिसकंटिन्यू होने के साथ ही 50 रुपए तक की पेनल्टी भी लगाई जाएगी। ठीक ऐसे ही सुकन्या समृद्धि योजना में यदि अकाउंट है तो यहाँ हर साल 250 रुपए और एनपीएस में कम से कम 1000 रुपए आपको हर साल अकाउंट एक्टिव रखने के लिए करने पड़ेंगे। बता दें कि कोई भी पिता अपने 10 साल से कम उम्र के बेटी के लिए यह अकाउंट खुलवा सकता है और कम से कम उन्हें यहाँ बेटी के 15 साल होने तक इन्वेस्टमेंट करना होता है। इनकम टैक्स का हिसाब। आइए अब हम आपको बताते हैं इनकम टैक्स हिसाब के बारे में। यदि 5 लाख रुपए से भी अधिक आपकी सालाना इनकम है तो आपको अपने टैक्स की प्लानिंग करनी चाहिए। बता दें कि आप अपनी टैक्सेबल इनकम पर 1.5 लाख का डिडक्शन इनकम टैक्स पर एक्टिव 1961 की धारा 80C के तहत ले सकते हैं। वही अधिकतम डिडक्शन नहीं लेने पर 46,000 रुपए एडिशनल टैक्स देने पड़ते हैं। यदि किसी के कुल आय पर 30% की दर से टैक्स और 4% सेस लगता है, इसलिए आप इनकम टैक्स में फायदा पुराने टैक्स सिस्टम के मुताबिक पा सकते हैं। इनकम टैक्स में फायदा पाने के लिए आप लाइफ इंश्योरेंस, टैक्स सेविंग, बैंक डिपॉजिट, पीपीएफ, ईएलएसएस और एनएससी जैसे विकल्प भी देख सकते हैं। बता दें कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से भी कुछ टैक्स बचाए जा सकते हैं। टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट का इससे अच्छा मौका और कुछ नहीं हो सकता। यदि आप अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट होगा। यदि आप अगले साल इन्वेस्ट करते हैं तो वह अगले साल के फाइनेंशियल ईयर से शुरू होगा। आइए अब हम बात करते हैं ईएलएसएस म्यूचुअल फंड यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम की। यह म्यूचुअल फंड टैक्स सेविंग होते हैं। इक्विटी का मतलब शेयर बाजार होता है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शेयर बाजार में हम अपना पैसा सीधे नहीं लगा कर म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। जब हम अपने इस म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं तो यह हमारे फंड्स का अधिकांश भाग शेयर बाजार में लगाती है। यह इन्वेस्ट करना फायदेमंद तो हो सकता है, लेकिन शेयर बाजार से लिंक्ड होने के कारण मार्केट के चढ़ने या गिरने से यह प्रभावित भी हो सकता है। बता दें कि 3 साल से पहले इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए गए पैसे नहीं निकाले जा सकते। आइए अब हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की। इस स्कीम में केवल वरिष्ठ नागरिक द्वारा इन्वेस्टमेंट करके पैसे बचाए जा सकते हैं। इससे भी सरकार द्वारा हर तिमाही पर ब्याज दर का ऐलान किया जाता है। बता दें कि 5 साल का इसका लॉक इन पीरियड होता है, लेकिन आपका अकाउंट इससे पहले भी बंद किया जा सकता है। अकाउंट बंद होने के बाद आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इस स्कीम के तहत कम से कम
1,000 रुपए और अधिक से अधिक 15 लाख रुपए तक की राशि जमा करवाई जा सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि इस बार यानी 2023 के बजट में इसके लिमिट को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए तक कर दिया गया है, जिसका फायदा अगले वित्त वर्ष में लिया जा सकता है। अब अंतिम में बताते चले कि इस स्कीम में मिलने वाले ब्याज में आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं टैक्स सेविंग एफडी की। वर्तमान फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई 5 साल के लिए टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट करना चाहे तो ऐसा करके वह इनकम टैक्स बचा सकता है। बता दें कि पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक से एफडी करवा सकते हैं। मालूम हो कि एफडी करने पर आप तब तक पैसे नहीं निकाल सकते जब तक इसके 5 साल के टर्म पूरे ना हो जाए। लिहाजा जो एफडी 5 साल से कम का है उस पर टैक्स भी नहीं बचेंगे। हर बैंक का अपना इंटरेस्ट रेट होता है। वहीं यदि आपने एफडी पोस्ट बैंक में करवा रखी है तो सरकार की तरफ से इसका इंटरेस्ट रेट ऐलान किया जाता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में आप जो एफडी करवाएंगे उससे मिलने वाले इंटरेस्ट पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ अधिकतम कितने रुपए आपको इन्वेस्ट करने हैं इसकी कोई सीमा तो नहीं है, लेकिन न्यूनतम आपको 500 रुपए तक का निवेश करना होगा। लेकिन बताते चले कि पोस्ट ऑफिस में 1.5 लाख रुपए तक के ही टैक्स का फायदा आप ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज की यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।